नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हज 2024 की पहली किश्त भरने की आखिरी तारीख 9 फरवरी। मंत्री ईश्वर खंडरे और आदमी 9 फरवरी को जनस्पंदना कार्यक्रम में भाग लेंगे। कर्नाटक के सीएम कांग्रेस नेताओं ने जंतर मंतर पर मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लोकसभा चुनाव 2024, कांग्रेस कर्नाटक से 22 सीटें जीतेंगी, मंत्री ईश्वर खंडरे का दावा। राज्यसभा में पीएम मोदी का कांग्रेस पर करारा हमला, बोले 40 सीट बचा ले यही बड़ी बात होगी। संसद के बाद अब गृह मंत्रालय की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश, दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा युवक, पूछताछ जारी। अब समाचार विस्तार से। हज 2024 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की प्रक्रिया के बाद जिनका भी हज समिति द्वारा सिलेक्शन हुए अंजुमिन को चालान भर के पहली किश्त भरने का सिलसिला शुरू हुआ है, जिसकी अंतिम तारीख 9 फरवरी है। यह बात अंजुमन खादिमुल हुज्जाज के कार्यदर्शी ने दी और उन्होंने कहा कि सिलेक्शन होने वाले अंजुमन आखिरी तारीख से पहले किश्त जमा कराएं। इस मौके पर अंजुमन के अध्यक्ष सैयद सागिर अहमद, सदस्य सैयद आसिफ हुसैन सहित अन्य उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ दफ्तर अंजुमन खादिमुल हुज्जाज पर ज़िला बीदर के तमाम आज़िमीन हज आकर यहाँ से चालान फॉर्म भी हासिल कर रहे हैं और मेडिकल और फिटनेस सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा भी हासिल कर रहे हैं और अपने अपने पहली किस्त अदा की जा रही है। इस सिलसिले में मैं कहना चाहूँगा, 296 में से आज तक जल्द से जल्द अपनी रकम अदा कर दें। याद रखिए, 9 तारीख रकम अदा करने की आखिरी तारीख है और इसके बाद इंशाअल्लाह यहाँ से अंजुमन के ज़िम्मेदार तमाम लोगों के पासपोर्ट लेकर बेंगलुरु में 12 तारीख तक ये तमाम पासपोर्ट जमा करा देंगे। फिर एक बार मैं कहना चाहूँगा कि कौन सा भी काम जो वक्त पर होता है वही सही होता है। बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे की अध्यक्षता में शुक्रवार 9 फरवरी को सुबह 11 बजे शहर के डॉक्टर गुरुपादप्पा नागमारपल्ली कल्याण हॉल में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें गारंटी योजना सहित अन्य शिकायतें स्वीकार किए जाएंगे। यह जानकारी औराद के तहसीलदार नागैया हिरेमठ ने पत्रकारों को दी, जिसमें कुल 7 काउंटर बनाए जा रहे हैं, जिसमें 5 काउंटर गारंटी योजना के लिए हैं, तो वहीं 2 काउंटर अन्य रिपोर्ट के लिए स्थापित किए जा रहे हैं। संवाददाता अलीम पाशा का रिपोर्ट। 9/2/2024 ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾನ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಸರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜನಸ್ಪಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು 9/2/2024 ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ನಾಗಮಾರಪಳ್ಳಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಔರಾದ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜನಸ್ಪಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ರೈತರ ತಮ್ಮ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ದ್ವಿಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕೌಂಟರನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के नेतृत्व में कर्नाटक के शीर्ष कांग्रेस नेताओं ने बुधवार को करों के हस्तांतरण में राज्य के साथ हुए अन्याय को लेकर केंद्र के खिलाफ जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, राज्य के कई सांसद, मंत्री और विधायक शामिल हुए। कांग्रेस का आरोप है कि पिछले कुछ वर्षों में कर हस्तांतरण और सहायता अनुदान में कर्नाटक के साथ अन्याय किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि केंद्र 15वें वित्त आयोग के तहत कर्नाटक को कथित तौर पर हुए 1.87 लाख करोड़ रुपए के नुकसान को ठीक करे। सिद्धरामैया ने कहा है कि यह विरोध बीजेपी के खिलाफ नहीं बल्कि कर्नाटक के साथ भेदभाव है। भाजपा के इस आरोप को खारिज करते हुए विरोध का उद्देश्य उत्तर दक्षिण विभाजन को बढ़ावा देना था। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि देश एकजुट हो, लेकिन दक्षिणी राज्यों के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। वन मंत्री ईश्वर खंडरे ने कहा है कि कांग्रेस कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटों में से 22 सीटें जीतने को लेकर आश्वस्त है।
लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर फैसला हाईकमान करेगा। बीदर के जिला प्रभारी मंत्री के रूप में पार्टी जिस भी उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी उसकी जीत सुनिश्चित करना मेरी जिम्मेदारी है। आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक कई उम्मीदवार हैं। उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन पार्टी द्वारा किया जाएगा। राज्य के भाजपा नेताओं पर राज्य को करों और अनुदानों में उसका उचित हिस्सा दिलाने के लिए कुछ नहीं करने का आरोप लगाते हुए मगधी के कांग्रेस विधायक एच.सी. बालाकृष्णा ने कहा कि उनमें रीढ़ और मर्दानगी की कमी है। बालाकृष्णा ने भाजपा सांसदों और राज्य के मंत्रियों को शोपीस कहते हुए कहा, भाजपा सांसद केवल अपना टीए डीए इकट्ठा करने के लिए दिल्ली जाते हैं। उन्हें अपने राज्य के अधिकारों हितों के लिए आवाज उठाने के बारे में तमिलनाडु के सांसदों से सीखना चाहिए। 5 बार के विधायक रामानागर तालुका के नागरकुलु दुड्डी गांव में संवाददाताओं से कहा। अब रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए कांग्रेस पर करारा हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में भारत की क्षमता, ताकत और उज्जवल भविष्य के बारे में बात की। मैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एक बात खुशी की रही कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया और आपका आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर है। पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल से चुनौती आई है कि कांग्रेस 40 पार नहीं कर पाएगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 सीट बचा पाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सोच आउटडेटेड है। पीएम मोदी ने कहा कि मेरा विश्वास पक्का हो गया है कि कांग्रेस पार्टी सोच से भी आउटडेटेड हो गई है। जब सोच ही आउटडेटेड हो गई है तो इन्होंने अपना कामकाज भी आउटसोर्स कर दिया है। देखते ही देखते इतना बड़ा दल, इतने दशकों तक देश पर राज करने वाले दल का ऐसा पतन। हमें खुशी नहीं हो रही बल्कि हमारी आपके प्रति संवेदनाएं हैं। संसद के बाद अब गृह मंत्रालय की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश का मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने फर्जी पहचान पत्र के साथ एक युवक को उस समय गिरफ्तार किया जब वह गृह मंत्रालय की ऑफिस में घुसने की कोशिश कर रहा था। आरोपी का नाम आदित्य प्रताप सिंह बताया जा रहा है। आदित्य किस मकसद से फर्जी आईडी पर गृह मंत्रालय के ऑफिस में घुसने की कोशिश कर रहा था, इसकी पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल इसका कोई टेरर एंगल नहीं पता चला है। जानकारी के मुताबिक ये किसी से जालसाजी करने के इरादे से अंदर घुसा था। आरोपी से स्पेशल सेल और अन्य एजेंसियां भी पूछताछ कर चुकी हैं। बता दें कि गृह मंत्रालय का दफ्तर नॉर्थ ब्लॉक में स्थित है। यह इलाके में सुरक्षा बेहद कड़ी रहती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी पर कब्जा जमाने के बाद अब अजीत पवार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। अजीत गुट ने कैबिनेट दाखिल कर कोर्ट से अपील की है कि चुनाव चिन्ह से जुड़ी अपील कर शरद पवार गुट की तरफ से दाखिल की जाती है तो उनका भी पक्ष सुना जाए। बता दें कि एक वादी द्वारा कैबिनेट आवेदन यह सुनिश्चित करने के लिए दायर किया जाता है उसका पक्ष न सुने उसके खिलाफ कोई आदेश पारित न किया जाए। दरअसल चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट को असली एनसीपी करार देते हुए चुनाव चिन्ह घड़ी भी उन्हें सौंप दिया। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ शरद पवार गुट सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है। समाचार लिखे जाने तक शरद गुट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील दाखिल नहीं की गई है। शरद गुट से पहले ही अजीत गुट आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर केविएट कर दिया है। एनसीपी के नाम और चुनाव चिन्ह के मामले में चुनाव आयोग द्वारा अजीत पवार के पक्ष में फैसला सुनाए जाने पर शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बुधवार को कहा कि ऐसा माहौल बनाया हुआ है पूरे देश में कि पैसा फेक तमाशा देख, जनता के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है, विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है। शरद पवार वरिष्ठ नेता हैं, वे यह लड़ाई डट कर लड़ेंगे। अब वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अक्सर अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। उनके बयान ऐसे होते हैं जिस पर आप उंगली नहीं उठा सकते हैं। गडकरी ने मंगलवार को कहा कि अच्छे काम करने वाले को कभी सम्मान नहीं मिलता है। अब आप जानना भी चाहोगे कि उन्होंने आखिर ऐसा क्यों कहा। दरअसल उन्होंने अवसरवादी नेताओं को सत्ताधारी दल से जुड़े रहने की इच्छा पर चिंता जताई और कहा कि विचारधारा में गिरावट लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। नितिन गडकरी ने आगे कहा कि ऐसे भी कई नेता हैं जो अपनी विचारधारा पर दृढ़ हैं, लेकिन उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। यह देखकर चिंता होती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एक मीडिया समूह द्वारा सांसदों को उनके योगदान के लिए पुरस्कार देने के लिए आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा, हमारी बहसों और चर्चाओं में मतभेद हमारी समस्या नहीं है, हमारी समस्या विचारों की कमी है। गडकरी ने बिना नाम लिए आगे कहा, मैं हमेशा मजाक में कहता हूं कि चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, एक बात तय है कि जो अच्छा काम करता है उसे कभी सम्मान नहीं मिलता और जो बुरा काम करता है उसे कभी सजा नहीं मिलती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछड़ी जातियों में जो लोग आरक्षण के हकदार थे और इससे लाभान्वित भी हो चुके हैं, उन्हें अब आरक्षित श्रेणी से बाहर निकलना चाहिए। सुनवाई के पहले दिन कहा कि वह 2004 के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की वैधता की समीक्षा करेगा जिसमें कहा गया था कि राज्यों के पास आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को उपवर्गीकृत करने का अधिकार नहीं है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने पंजाब के महाधिवक्ता गुरविंदर सिंह की दलीलों का सारांश देते हुए कहा, इन जातियों को बाहर क्यों नहीं निकालना चाहिए। आपके अनुसार एक विशेष वर्ग में कुछ उपजातियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है, वे उस श्रेणी में आगे हैं, उन्हें उससे बाहर आकर जनरल से मुकाबला करना चाहिए। वहां क्यों करें जो पिछड़े में अभी भी पिछड़े हैं, उन्हें आरक्षण मिलने दो। एक बार जब आप आरक्षण की अवधारणा को प्राप्त कर लेते हैं तो आपको उस आरक्षण से बाहर निकल जाना चाहिए। महाधिवक्ता ने कहा, यही मकसद है। यदि वह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तो जिस उद्देश्य के लिए वह अभ्यास किया गया था वह समाप्त हो जाना चाहिए। पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले आम चुनाव से पहले एक बार फिर बड़ा बम धमाका हुआ है। चुनाव से ठीक एक दिन पहले बलूचिस्तान में ब्लास्ट हुआ है। समाचार एजेंसी राइटर के अनुसार बलूचिस्तान में एक राजनीतिक दल के कार्यालय को निशाना बनाया गया है। इसमें 26 लोगों के मरने की खबर है। पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले आम चुनाव से पहले एक बार फिर बड़ा बम धमाका हुआ है। चुनाव से ठीक एक दिन पहले बलूचिस्तान में ब्लास्ट हुआ है। समाचार एजेंसी राइटर के अनुसार बलूचिस्तान में एक राजनीतिक दल के कार्यालय को निशाना बनाया है। इसमें 8 लोगों के मरने की खबर है। अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बुधवार को एक राजनीतिक दल के कार्यालय के बाहर ये विस्फोट हुआ है। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। उपायुक्त जुम्मा दाद खान ने बताया कि ये विस्फोट बलूचिस्तान के पिशिन जिले के नोकांडी इलाके के स्थित उम्मीदवार के कार्यालय में हुआ, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई। चिली के पूर्व राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा की विमान दुर्घटना में मौत हो गई। मंगलवार को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनका निधन हो गया। यह जानकारी पूर्व राष्ट्रपति और अरबपति कारोबारी सेबेस्टियन के कार्यालय की ओर के सामने आई है। कार्यालय की ओर से कहा गया है कि अफसोस के साथ यह जानकारी दी जा रही है कि चिली गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति अब दुनिया में नहीं रहे। कार्यालय की ओर से कहा गया कि 74 वर्षीय पिनेरा की मृत्यु लागो रैंको में हुई। यह जगह छुट्टियां मनाने के लिए जानी जाती है। चिली के पूर्व राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा एक अरबपति टाइकून थे जो 2 बार दक्षिण अमेरिका देश के शीर्ष पद पर रह चुके हैं। 76 वर्षीय पिनेरा अक्सर अपने हेलीकॉप्टर से खुद ही उड़ान भरते थे और वह देश की राष्ट्रीय एयरलाइन में पूर्व शेयरधारक थे। टेलीविजन और फुटबॉल सहित अन्य व्यवसायों में उनकी हिस्सेदारी थी। दुर्घटना सैंटियागो से लगभग 920 किलोमीटर दक्षिण में एक झील जिले लागो रैंको में हुई, जहां पिनेरा ने अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ छुट्टियां बिताई थी। उनके कार्यालय ने एक बयान में कहा कि बड़े अफसोस के साथ हम चिली गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति की मृत्यु की घोषणा करते हैं।
फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। हज 2024 की पहली किश्त भरने की आखिरी तारीख 9 फरवरी। मंत्री ईश्वर खंडरे और आदमी 9 फरवरी को जनस्पंदना कार्यक्रम में भाग लेंगे। कर्नाटक के सीएम कांग्रेस नेताओं ने जंतर मंतर पर मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लोकसभा चुनाव 2024 कांग्रेस कर्नाटक से 22 सीटें जीतेंगी, मंत्री ईश्वर खंडरे का दावा। राज्यसभा में पीएम मोदी का कांग्रेस पर करारा हमला, बोले 40 सीट बचा ले यही बड़ी बात होगी। संसद के बाद अब गृह मंत्रालय की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश, दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा युवक, पूछताछ जारी। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।